दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों जाहिर है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन स्थगित कर दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस इस बात पर आम सहमति बनाने में विफल रहे हैं कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा कौन होगा, जबकि संजय जोशी शीर्ष पद के लिए आरएसएस के पसंदीदा बने हुए हैं। जाहिर है कि प्रधानमंत्री शीर्ष पद के लिए अपने किसी करीबी को ही लाना चाहते हैं। हालांकि ये लगभग तय है कि संजय जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं तो कुछ बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी जा सकती है बीजेपी के द्वारा। आज की हमारी खास पेशकश में ऐसा चेहरा हमारे साथ है जो संजय जोशी जी के काफी करीबी है। इन्होंने 9 अप्रैल को एक्स पर ट्वीट किया था कि जो 18 अप्रैल को जो मीटिंग होनी थी अध्यक्ष पद के लिए, चुनाव होना था, वो टाल दी जाएगी। उन्हें कैसे मालूम था कि ऐसा ही होने वाला है? इतना ही नहीं, डिंपू भवानी जी का कहना है कि बंगाल बीजेपी की कार्यशैली में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे जनता के सामने लाना बेहद जरूरी है। संघ की कार्यशैली पर भी इनके मन में कई सवाल हैं। आखिर क्या है ये अंदरूनी खुलासे और क्या वाकई बीजेपी के नेतृत्व को लेकर कुछ बड़ा बदलने वाला है? इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट डिंपू भवानी जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। जी धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने एक्स पर ट्वीट किया था 9 अप्रैल को कि जो ये मीटिंग होने वाली है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर वो टाल दी जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है और क्या सोच समझकर आपने ट्वीट किया था? देखिए रोमा जी, ऐसा है कि ये तो अब कॉमन नॉलेज की बात है कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम आमतौर पर संघ कहकर पुकारते हैं, संघ और जी। भाजपा के बीच में पिछले कई महीनों से, मैंने पिछली बार भी आपके चैनल पे कहा था कि ये जो द्वंद है ये कोई नया नहीं है। ये द्वंद लगभग जुलाई महीने में केरल में एक मीटिंग हुई थी संघ की, जिस मीटिंग में संघ ने ये शायद कह दिया था कि अब उन्हें ऐसा आदमी चाहिए जो संगठन को संवार सके। क्योंकि हम सब ने देखा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने लोकसभा में बहुमत खो दिया था और आज जो सरकार चल रही है वो नीतीश कुमार की जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना जी। और भी कुछ सहयोगी दल हैं जिनके समर्थन से सरकार चल रही है। ये एनडीए की सरकार चल रही है। 2014 और 2019 में 283, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 283 14 में और 303 303 की सरकार बना के मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी भाजपा का कार्यकर्ता हूं जी। हम सरकार में आए थे और हमारे पास बहुमत था और उसी बहुमत के जोर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सीए या ट्रिपल तलाक या 300 जम्मू कश्मीर में धारा 370 35 का जो उन्होंने ये जो सारे बड़े बड़े डिसीजन उन्होंने लिए, नोटबंदी एक उनका बहुत बड़ा डिसीजन था, जीएसटी को लाना, ऐसे कई बड़े 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 डिसीजन जिनसे देश की स्थिति में बहुत बदलाव हुआ, जो बहुत शायद जरूरी भी थे, वो ले पाए क्योंकि उनके पास वो बहुमत था, हमारी सरकार के पास वो बहुमत था। आज जब वो बहुमत हमारे पास नहीं है तो नेचुरल सी बात है कि सरकार की वो ताकत नहीं रही, नेचुरली नहीं रहेगी। तो संघ ने जब इसका एनालिसिस किया होगा, हालांकि मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि मैं संघ के किसी उच्च पदाधिकारी से मेरी बातचीत है या मेरा कांटेक्ट है, ये क्लेम मैं बिल्कुल नहीं करता, लेकिन संघ ने कुछ सोचा ही होगा ना कि पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से या कुछ बातों से दूर हो गई है। इसके लिए पार्टी लेवल पर पार्टी, देखिए सरकार अलग होती है, पार्टी अलग होती है। काफी लोग इस चीज को नहीं समझते, एक लेमैन इस चीज को नहीं समझता। जो लोग राजनीति में नहीं होते उनको लगता है बीजेपी की सरकार है तो सरकारी पार्टी है, पार्टी सरकार है, लेकिन हिसाब से पार्टी एक अलग एंटिटी है, सरकार एक अलग एंटिटी है। तो संघ ये चाहता है कि पार्टी पे ऐसा अध्यक्ष बैठे
पार्टी की कमान ऐसे हाथों में हो जो संगठन को निखार सके। अब देखिए, मैं आपको दूसरे राज्यों के बारे में तो मुझे ज्यादा कमेंट करने का हक नहीं है, पर ये कॉमन नॉलेज है। ये कोई, मैं आपको रॉकेट साइंस की बात नहीं बता रहा जिसके लिए आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन की कोई थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ये कॉमन नॉलेज है कि बंगाल में आज के डेट में संगठन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बंगाल में लोकसभा में 2024 के लोकसभा में हमारी 19 में हमने 18 सीटें जीती थी और 24 में हम 18 से 12 सीटों पर आ गए। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ इतनी भयंकर एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद अगर भाजपा वैसा परिणाम नहीं ला पा रही जैसा कि उम्मीद है हमें, हम लोगों को, तो इसका कुछ तो कारण होगा। तो कारण क्या है? देखिए, मैं भाजपा का कार्यकर्ता जरूर हूं, पर मैं भाजपा या संघ के किसी भी जिम्मेदारी पर नहीं हूं। कोई पद नहीं है मेरे पास, तो ये मैं पहले बता दूं। रह चुके हैं ना, पहले तो रह चुके हैं पद पर। नहीं, मैं कभी किसी पद पर नहीं रहा। मैं राजनीति में पिछले 6-7 साल से एक्टिव हूं, लेकिन मुझे बहुत बार पद का, मुझे अपने जिले, मैं दक्षिण कलकत्ता में रहता हूं, मुझे बहुत बार स्टेट के कोऑपरेटिव सेल से अपने जिले के अपने जिले के भी बहुत बार मुझे दायित्व का ऑफर मिला, पर मैंने नहीं लिया। उसका कुछ और कारण है। बीजेपी है और बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं, तो आखिर मेरा सवाल आपसे यही है कि बीजेपी और संघ दोनों में अंदरूनी आखिर चल क्या रहा है, खींचतान क्या चल रही है? क्योंकि हाँ, एपिसोड काफी दिन से कर रहे हैं। तो देखिए, खींचतान तो थोड़ी बहुत, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अब ये कॉमन नॉलेज है। इसके लिए भाजपा का कार्यकर्ता होना भी जरूरी नहीं है। अगर आप थोड़ा, जो व्यक्ति थोड़ा बहुत टेलीविजन या डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया देख ले, उसके आज के डेट में कॉमन नॉलेज है कि अध्यक्ष पद को लेके थोड़ी बहुत खींचातानी संघ बीजेपी में है। अब अध्यक्ष का चुनाव काफी दिनों तक टल भी चुका है, काफी दिनों तक टला है। अब लग रहा है कि अब नई डेट आ रही है कि मई के पहले हफ्ते तक शायद अध्यक्ष फाइनल हो जाएंगे। अध्यक्ष जो भी होगा वो बीजेपी और संघ की सर्वसम्मति से बनेगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, विषय से हम लोग थोड़ा भटक गए। बंगाल बीजेपी के बारे में मैं जो बात बता रहा था कि बंगाल बीजेपी का संगठन इतना स्ट्रांग नहीं है। उसके बाद भी, जैसे मैंने आपको बताया कि 18 से 12 सीटों पर हम लोग आ गए 2024 में, लेकिन उसके बाद भी एक बात जान के आपको हैरत होगी कि सीटें हमें 12 मिली, पर वोट परसेंटेज हमारा 38 और 39 के बीच में रहा 2024 के लोकसभा में भी। ये बहुत हाई वोट परसेंटेज है। लेकिन ये वोट परसेंटेज हाई इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी सरकार के अगेंस्ट में जो एंटी इनकम्बेंसी है या जो रोष है जनता के बीच में, उस वजह से ये वोट परसेंटेज मिल जाता है। भाजपा बंगाल अगर अपने संगठन को संवार ले तो आराम से वो सरकार बंगाल में बना सकती है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषकों को लगता है। लेकिन संगठन कैसे संवरेगा? संगठन तब संवरेगा जब संगठन के शीर्ष पर बैठा होगा ऐसा व्यक्ति जिसे संगठन को संवारने का, क्या कहते हैं, जिसे संगठन संवारना आता भी हो और जिसे उसका महत्व भी हो। आपने संजय जोशी भाई साहब का नाम लिया, ये तो कॉमन नॉलेज है कि मैं उनका क्लोज हूं, मेरा उनसे व्यक्तिगत संपर्क है। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ, व्यक्तिगत संपर्क अपनी जगह पे है और किसी भी इंसान की कार्यशैली अपनी जगह पर है। आप मुझे एक बात बताइए, माननीय संजय जोशी जी 2001 से लेकर 2005 तक भाजपा के संगठन महामंत्री थे, जिसे इंग्लिश में हम लोग जनरल सेक्रेटरी विद इन ब्रैकेट ऑर्गेनाइजेशन, जिस पोस्ट को कहते हैं जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन महामंत्री। उस पीरियड में हमारी सरकार सेंटर में भी थी, केंद्र में 2004 में हमारी सरकार गिरी। प्रधानमंत्री माननीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। उस पीरियड में 2001 से 2005 के बीच में जिस समय संजय जोशी भाई साहब
संगठन महामंत्री थे। 7 राज्यों में हमने इलेक्शन जीता, 7 अच्छा। और वहां सरकारें बनी। राजस्थान 2003, मध्य प्रदेश 2003, छत्तीसगढ़ 2003, हरियाणा और 2-3 राज्यों का नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन मैं एकदम आपको परफेक्ट फिगर बहुत 7 राज्यों में हमारी सरकारें बनी। माननीय रमन सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने। संगठन महामंत्री कौन था? माननीय वसुंधरा राजे जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी। संगठन महामंत्री कौन था? माननीय उमा भारती जी 2003 में मुख्यमंत्री बनी। फिर उनका पार्टी से कुछ विवाद हो गया, वो अलग विषय है। उसके बाद पार्टी ने कुछ समय के लिए बाबूलाल गौर जी को और फिर फाइनली 2004 के एंड में या 5 में शायद शिवराज सिंह जी को, मामा जी को। इन सारे लोगों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, इन सारे लोगों के चुनाव को जिताने वाला इंसान कौन था? उस इंसान का नाम है संजय विनायक जोशी जी। माननीय वाजपेयी और अडवाणी जी तो उस समय सरकार चला रहे थे जी। गडकरी जी, प्रमोद महाजन जी उस समय बड़े नेता थे, उनका निधन हो गया, बड़े दुख की बात है। वो भी सरकार में थे। नितिन गडकरी जी उस समय केंद्र की राजनीति में नहीं थे, वो महाराष्ट्र की राजनीति में थे। वो एमएलसी हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, एमएलसी हुआ करते थे उस समय महाराष्ट्र में। तो संगठन कौन चलाता था? संगठन चलाता था संगठन महामंत्री संजय जोशी भाई साहब जी। और उस समय, और एक बात और रोमा जी आपको बता दूं, जिस बात पे लोगों का ध्यान जल्दी नहीं जाता है, हालांकि बहुत गौर करने वाली बात है, वो ये कि उस दौर में ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई आईटी सेल था। कंप्यूटर का इस्तेमाल भी बहुत कम किया जाता था उस समय। संगठनात्मक राजनीति, आज संगठनात्मक राजनीति कहीं ना कहीं पीछे चल गई है। सोशल मीडिया और आईटी सेल की राजनीति और डिजिटल मीडिया और मीडिया की राजनीति आगे आ गई है, ऐसा हुआ है। पर वो दौर नहीं था वो। वहां पे एक एक वोट लेने के लिए कार्यकर्ता को वोटर के घर जाना पड़ता था। बिल्कुल। उस पीरियड में राजनीति करना बहुत उतना आसान नहीं था। आज तो आप अपने घर पे बैठ के एक ट्वीट करके फेमस हो जाते हैं कि भैया क्या लिख दिया, वाह 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 वाह, घर से निकले ही नहीं और राजनीति करना शुरू कर देता है इंसान। उस समय भाजपा के संगठन को मजबूत करके 7 राज्यों में सरकार किसने बनाई? सबने मिलकर बनाई। पॉलिटिक्स एक टीम गेम है। पॉलिटिक्स फुटबॉल और क्रिकेट की तरह टीम गेम है, शतरंज नहीं है जो लोग अकेले खेलते हैं। लेकिन फिर भी संगठन महामंत्री के तौर पर उस समय संजय जोशी भाई साहब भी तो विराजमान थे। तो उस नेता को आज भाजपा के संगठन से आज 14-15 साल हो गए इस बात को, उसे इतना दूर क्यों कर दिया गया? क्यों किया गया? मैं ये जवाब, देखिए मैं खुद पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं ये जवाब किसी से नहीं मांग रहा हूं, लेकिन जो हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं पार्टी से इस बात पे जवाब मांगू या जवाब तलब करूं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन हाँ कुछ काम एज अ कार्यकर्ता मैंने भी किए हैं। देखिए आज मैं रोमा जी आपको एक और बात बताता हूँ, बात ध्यान देने लायक सुनिएगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि 2014 में हमें बहुमत मिला माननीय मोदी जी के अंडर में, के नेतृत्व में। 2019 में भी मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों को बहुमत मिला, पर 2024 में हम लोग बहुमत खो बैठे। आज इतने सारे टीवी चैनल, इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, पर जो बात आज मैं आपको बताऊंगा वो बात आज तक किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट ने नहीं कही। जी बिल्कुल, मैं इसी चीज का इंतजार कर रही थी कि मैं आप क्या खास बताने वाले हैं, अब इसको हम ध्यान से सुनते हैं। मैं आपको बताता हूँ 2014 में वो जो हमारी पार्टी का जो पॉलिटिकल कैंपेन था भाजपा का, वो उसमें क्या क्या नैरेटिव थे। 2G, मोदी जी अपनी चुनावी सभा से क्या कहते थे? 2G, 3G और जीजा जी। आपको याद होगा 2G का बड़ा घोटाला हुआ था देश में, बहुत हुआ था जी। कोयले का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था जी। 2G, कोयला और एक 15 लाख वाली बात मोदी जी ने बोली थी
बिल्कुल। ये तीन चार बड़े बड़े नैरेटिव बने और चुनाव हम लोग मेजोरिटी से चुनाव जीत गए। जी। 2019 में क्या हुआ था कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का अटैक हुआ था। उसके बाद जी। हम लोगों ने क्या कहते हैं, सरकार ने क्या कहते हैं उसका जवाब दिया, सर्जिकल हुँ, स्ट्राइक की। हुँ, तो वो जो सरकार ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, वो अपने हुँ। आप में एक बड़ा नैरेटिव बन गया 2019 के चुनाव के लिए। बिल्कुल। ये सारी बातें हमें याद है कि नहीं? जी, आपको ये सारी बिल्कुल। बातें याद है ना? याद है ना? जी, बिल्कुल। अब आप बताइए, आपको 10 साल पुरानी बात याद, आपको 11 साल पुरानी बात याद है, आपको 6 हुँ, आपको 2019 की 6 साल पुरानी बात याद है, पर हुँ, 2024 का जो चुनाव जिसको खत्म हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, ये मैं हुँ, आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप मुझे बताइए कि 2024 के चुनाव में पार्टी का कौन सा नैरेटिव था, भारतीय जनता पार्टी का, जो आपको याद है? हुँ। लोकसभा के 2024 के चुनाव में पार्टी ऐसा कोई बड़ा नैरेटिव ला ही नहीं पाएगी। जी। हम लोगों को 14 और 19 के नैरेटिव आपको याद है, पर 24 का आपको एक भी हुँ। नैरेटिव नहीं याद नहीं है। जी, मुझे भी नहीं याद है, क्योंकि ऐसा कोई जी, बड़ा नैरेटिव पार्टी खड़ा ही नहीं कर पाई। देखिए, अब मैं आपको एक और बड़ी बात बताता हूं। राजनीति का अभी मैंने आपको बताया ना कि उस समय हुँ, जब भाई साहब 2001 से 2005 में जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, तो संगठनात्मक राजनीति का बहुत वैल्यू था। आज क्या हुँ, हो गया जानती हैं? संगठन का वैल्यू आज भी है, संगठन का वैल्यू हमेशा रहेगा, लेकिन आज बन गई है राजनीति वॉर ऑफ नैरेटिव्स। हुँ, आज की डेट में पब्लिक जनता सोशल मीडिया हुँ। और डिजिटल मीडिया और मीडिया में जो देखती सुनती है उस पर वोट देती है। बिल्कुल। पार्टी 2024 में बड़ा नैरेटिव खड़ा नहीं कर पाई। हुँ, और अब मैं आपको बताता हूं कि मैं राजनीतिक विश्लेषक, मैं पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं, राजनीतिक विश्लेषक भी हूं, और मैं खुद को राजनीतिक रणनीतिकार भी कहता हूं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट भी अपने आप को कहता हूं। क्यों कहता हूं उसका जवाब अभी आपको दूंगा। जी। क्योंकि मैंने 2024 के चुनाव के पहले, हुँ, ध्यान देकर सुनिएगा, बहुत गहरी बात है, हुँ, भारतीय राजनीति में शाहबानो केस को, जो राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे 1985 या 86 की बात है, ये हमारे देश में हुँ, एक शाहबानो केस हुआ था, जिसके बारे में आपको पता हुँ, होगा। अब वो हुँ, शाहबानो केस क्या था, वो पूरा अगर मैं बताने जाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन जी। जो लोग राजनीति को रेगुलर फॉलो करते हैं, वो लोग इस बात को जानते हैं कि शाहबानो केस क्या था। और उसमें हुँ, राजीव गांधी जी जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कुछ ऐसा हुँ, किया था कि वो केस मुस्लिम तुष्टीकरण का, जिस जो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा हुँ, है, मुस्लिम हुँ, तुष्टीकरण, मुस्लिम अपीजमेंट, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है, बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ, और क्या कहते हैं यूपी में समाजवादी पार्टी के खिलाफ, और पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ। हुँ, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज तक की भारत की राजनीति में शाहबानो केस को माना जाता है। आप हुँ, अगर टीवी चलाकर शाम को देखेंगी तो किसी न किसी चैनल पर रोज कोई ना कोई हुँ, बीजेपी का मीडिया पैनलिस्ट आपको कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट को इस पे झाड़ते हुए देखा जाएगा। लेकिन मैंने क्या हुँ, किया, मैंने अपने अपने दिमाग को अप्लाई करके लोकसभा हुँ, चुनाव के पहले भारतीय राजनीति में ऐसा अपीजमेंट का एक उदाहरण खोज के निकाला जो हुँ, शाहबानो केस से भी बड़ा है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा मैंने कई सारे नैरेटिव, आपको आवाज आ रही है ना? हुँ, हेलो? मैंने इसके अलावा कई सारे नैरेटिव लिखे। हुँ, मैं 2022 से ही नैरेटिव लिखना शुरू कर दिया था। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं, बंगाल बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं, जिनका नाम मैं अपने मुंह से नहीं लूंगा, वो इतने बड़े नेता हैं, उनका वो इतने बड़े हो गए हैं कि उनका नाम मुझे लेने में अपने मुंह से मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूं। हुँ, जो बंगाल बीजेपी के शीर्ष नेताओं में से हैं, उनको 2022 से लेके 2024 के लोकसभा के इलेक्शन जब चल रहे थे, इन पौने हुँ, 2 साल में मैंने हुँ, दुनिया भर के नैरेटिव दिए हैं उनके निजी व्हाट्सएप नंबर पर। और मेरे 80% नैरेटिव, पौने 2 साल अच्छा। राजनीति में कोई छोटा मोटा पीरियड नहीं होता है, ऑलमोस्ट हुँ, ऑन अ डेली बेसिस हुँ, पे मैं उनको नैरेटिव देता था, लगभग लगभग डेली बेसिस पे मैं उनको हुँ, लिख के भेजता था।
दादा एटा ट्वीट कोड, मैं बहन को कुछ लिख के भेजता था कि ये मैंने लिखा है, दादा एटा अपनी ट्वीट कोड दी, मतलब इसको आप अपने हैंडल से ट्वीट कर दीजिए, वो ट्वीट कर देते थे। हिंदुत्व के कितने सारे नारे मैंने उनको लिख के भेजे, उन्होंने सारे के सारे यूज किए। मैं इस बात, मुझे अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने तो कितने नैरेटिव दिए, पर मेरे साथ पूरा रिकॉर्ड है मेरे फोन में, जिस फोन से अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं उसमें सारे मैसेजेस बैकअप हैं। 1.25 साल जिस नेता को मैंने इतने सारे नैरेटिव दिए, मेरा लिखा हुआ उन्होंने 1 से 10 से 12 बार ट्वीट किया होगा, टीवी पे बोला होगा। क्या उस बड़े नेता ने मुझे एक बार भी अपने ऑफिस से भी, अपने पीए से भी फोन करवा के नहीं कहा कि एक बार आइए, दादा आपके साथ बैठ के चाय पीना चाहते हैं? और मैं आपको यहां पे एक बात बता रहा हूं कि 12 जनवरी को संजय जोशी भाई साहब कलकत्ता आए थे। उस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था, इस 12 जनवरी को, अभी 2025 की। स्वामी विवेकानंद, उस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था। कलकत्ता में मैं गरियाहाट में रहता हूं कलकत्ता में, मेरे निवास स्थान से थोड़ी दूर पे बालीगंज में भारत सेवाश्रम संघ है। वहां पर एक संस्था ने स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के दिन एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें भाई साहब को उन लोगों ने निमंत्रित किया था एज अ चीफ गेस्ट। वो आए थे। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे निवास स्थान पर भी थोड़ी देर के लिए वो आए। उनकी चरण धूलि मेरे घर में पड़ी तो मेरा घर पवित्र हो गया। मेरे पिताजी से भी मिले, मेरे पूरे परिवार से मिले। पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सुबह को 9:30 बजे वो एयरपोर्ट से निकले और शाम को 7 बजे वो एयरपोर्ट के अंदर चले गए। उस दिन भाजपा के, मैंने जो अपनी आंखों से देखा, मैं आपको बता रहा हूं कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का भी फोन नंबर वो मैंने अपने आंखों से देखा हुआ, जो बता रहा हूं, सुना नहीं बता रहा हूं। छोटे छोटे कार्यकर्ता, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं का फोन नंबर वो अपने खुद मांग के ले रहे थे कि भैया मुझे अपना फोन नंबर दो। अच्छा, मैंने देखा है। ये है संजय जोशी, ये है उस आदमी की आज तक की सिंप्लिसिटी। ये मैंने अपने आंखों से देखा है 12 जनवरी को। ये कोई सुनी सुनाई बातें आपको नहीं बता रहा हूं। प्रैक्टिकल है। और अगर रोमा जी मैं झूठ बोल रहा हूं, या अगर ये बात बोलने के लिए किसी ने मुझे प्रायोजित किया या किसी ने मुझे कहा है, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो ये धरती अभी फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, जैसे सीता मां समा गई थी जी। और अगर किसी को भी लगे ये, क्योंकि ये वीडियो तो हजारों और लाखों हजारों लोग देखेंगे, मेरे जानने वाले लोग भी देखेंगे। बंगाल बीजेपी में मुझे काफी लोग पहचानते हैं, क्योंकि मैं एक्टिव हूं पार्टी में। पद नहीं है पर पार्टी में तो मैं एक्टिव हूं। अगर किसी को लगता है तो आके मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा ले, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा जी कि मैं जितनी बातें कह रहा हूं, मैं लाई डिटेक्टर, लेकिन लाई डिटेक्टर टेस्ट तो बड़े नेता को भी करवाना होगा और कहना होगा कि मैं जो बातें बोल रहा हूं, जो नैरेटिव मैंने उसको दिए, उसे मैंने नहीं दिए हैं। इतना दम किसी में नहीं है। जो सच्चा होता है ना, वो इतनी बड़ी बातें करता है। जी बिल्कुल, जो सच्चा होता है वही बोलता है। विदाउट प्रूफ तो आप अभी भी नहीं आपको बैठे। अब मैं आपको बताता हूं, 2024 के लोकसभा के बाद इन्होंने इन बड़े नेताओं को इतना गुस्सा आया कि इनको मेरी कोई बात बुरी लग गई, तो इन्होंने मेरा मैसेजेस देखना छोड़ दिया। मैंने भी छोड़ दिया। अब आपको दूसरी बात बताता हूं। अब दूसरे एक बड़े नेता हैं, उनका नाम मैं लूंगा क्योंकि वो बहुत अच्छे नेता है, वो बहुत रिस्पेक्टेड है, जो अध्यक्ष है बंगाल बीजेपी के। ये दूसरे नेता की बात बता रहा हूं, जो पहले की बात बता दी वो सब हो गई। सुकांत मजूमदार जो अध्यक्ष हैं बीजेपी बंगाल के, उनको मैंने इतना दिन कभी कांटेक्ट नहीं किया था। आज से 1 हफ्ता 7-8 दिन पहले मैंने उनको पहली बार कॉल किया। और मैं तो क्योंकि लाउड थिंकिंग करता हूं, राजनीति लेके ही हमेशा सोचता रहता हूं, तो आज से उनसे मैंने एक दिन बात की। फिर 1-2 दिन के बाद मैंने उनको बोला फोन करके कि दादा एक काम कीजिए, यहाँ पे कलकत्ता, यहाँ पे जो अभी बंगाल में जो हिंसा हो रही है वक्फ बिल के बाद, उसमें बहुत हिंसा हुई है। तो रोज पार्टी कोई ना कोई कार्यक्रम कर रही है, कभी युवा मोर्चा कर रहा है, कभी ये कर रहा है। तो कलकत्ता पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो लाल बाजार करके एक जगह पड़ती है, वहां पर है। तो मैं तो 10 साल से देख रहा हूं कि पार्टी यहाँ पे लाल बाजार चलो का कार्यक्रम करती है। मेरे दिमाग में एक नई बात आई। मैंने उनको सुकांत मजूमदार जी को फोन करके कहा कि लाल बाजार चलो प्रोग्राम तो पार्टी 10 साल से करती है,
लेकिन किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर जो होता है वो डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आप उसका ऑफिस घेराव कीजिए। उन्होंने मुझे कहा कि डीजीपी का ऑफिस भी तो लाल बाजार में होता है। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। जब उन्होंने मुझे ये कहा, कह के उन्होंने फोन रख दिया। मैंने अपना फोन खोला, संग संग गूगल सर्च किया। मैंने देखा कि डीजीपी का जो ऑफिस है वो लाल बाजार में नहीं, भवानी भवन करके एक जगह है अलीपुर में। अलीपुर कोर्ट के बगल में, अलीपुर में बहुत पुराना कोर्ट है, उसके बगल में भवानी भवन करके सरकारी बिल्डिंग है, डीजीपी का ऑफिस उसमें है। मैंने संग संग उनको व्हाट्सएप किया, स्क्रीनशॉट भेजा। उनको मैंने ये भी कहा, ये 4-5 दिन पुरानी बात है, उनको उस दिन शायद 13 तारीख थी, तो उनका 14-15 तारीख का कार्यक्रम लगा हुआ था कुछ ना कुछ। मैंने उनको कहा कि ये डीजीपी घेराव वाला ऑफिस, आप डीजीपी के ऑफिस का कार्यक्रम आप 16 तारीख को कर लीजिए, क्योंकि 17 तारीख को आपको शायद बेंगलोर जाना पड़ेगा, क्योंकि 18 तारीख से तो कार्यकारिणी है। हालांकि कार्यकारिणी बाद में कैंसिल हो गई। ये इन सारी बातों का भी व्हाट्सएप में मेरे पास सबूत है। और मेरी बात पे उन्होंने 16 तारीख को कार्यक्रम किया डीजीपी ऑफिस में। सुकांत मजुमदार, बंगाल भाजपा अध्यक्ष, लेकिन उनके अंदर इतनी शराफत थी, उन्होंने मुझे फोन किया कार्यक्रम के 2 घंटे पहले कि हम लोग जा रहे हैं डीजीपी ऑफिस, आप भी आइए। हालांकि मैं वहां नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मैं किसी दूसरे काम से, अपने व्यवसाय के काम से चला गया था। लेकिन उस आदमी में इतनी उन्होंने मेरी कदर की ना, उन्होंने कार्यकर्ता को याद रखा ना, जिसने उनको आइडिया दिया। और ये जो दूसरे नेता हैं जिनकी बात मैं बता रहा हूं, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, बाप रे बाप, रोमा जी 6-6 स्कॉर्पियो लेके घूमते हैं। वो जो दूसरे नेता की बात बता रहा हूं, जिनको 2.25 साल मैंने इतने सारे नैरेटिव दिए, 6 स्कॉर्पियो, 6 या 8, मैं तो ठीक से मैं तो गिन भी नहीं पाता। मैं तो क्या बोलूं आपको, सफेद स्कॉर्पियो, काली स्कॉर्पियो, सफेद स्कॉर्पियो, काली स्कॉर्पियो, शतरंज की मोहरें हैं। अरे रोमा जी, ममता बनर्जी जब विपक्ष की राजनीति करती थी तो टूटी हुई सेकंड हैंड सेंट्रो में घूमती थी, सेकंड हैंड सेंट्रो में। और सेकंड हैंड मारुति सुजुकी की जेन गाड़ी होती थी, जेन, आपको याद होगा। ममता बनर्जी के पास टूटी हुई सेकंड हैंड सेंट्रो हुआ करती थी। मैं ममता बनर्जी की कोई तारीफ नहीं कर रहा। ममता बनर्जी के शासन में तो बंगाल में दुनिया भर का करप्शन हुआ है, और उनके शासन में दुनिया भर की गलत चीजें, तभी तो मैं भाजपा के साथ जुड़ा हुआ। मैं ममता बनर्जी की कोई तारीफ नहीं कर रहा, पर आपको बता रहा हूं कि वो जो विपक्ष की राजनीति करती थी तो उनका उठना बैठना कैसा था। और ये जो बड़े नेता हैं जिनके बारे में आपको बताया, 6 या 8 स्कॉर्पियो का काफिला है इनका। ये बंगाल है रोमा जी, ये यूपी नहीं है, ये यूपी नहीं है। यहां मैंने वो दिन देखे हुए हैं, बीरभूम जिले में मेरा व्यवसाय हुआ करता था। 2004 के पहले की बात, आपको 4, 5, 6 की बात बता रहा हूं। बीरभूम जिले में मैंने रामचंद्र डोम को, वहां के एमपी हुआ करते थे लोकसभा के, उनको फटा हुआ स्वेटर पहने हुए भी मैंने देखा है। और ये लोग 8-8 स्कॉर्पियो लेके घूमते हैं, जिस नेता की आपको बात बता रहा हूं, जिनको मैंने इतने नैरेटिव दिए। तो थोड़ा सा उनका हिंट दे सकते हैं आप? मैंने मैंने बोला ना रोमा जी, मुझे क्षमा कीजिए, वो इतने बड़े नेता है ना, बाप रे बाप, उनका नाम लेने में मुझे डर लगी। मैं थर-थर कांप रहा हूं, देखिए मेरे हाथ कांप रहे हैं। आपके दर्शक बहुत समझदार हैं, आप भी बहुत समझदार हैं, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग सब समझ जाते हैं, सब समझ जाएंगे आपके दर्शक। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं संगठन में ऐसा आदमी आए जो इस संगठन को संवारे, संगठन के शीर्ष पे ऐसा। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि संजय जोशी भाई साहब को पार्टी कौन से पद पे बिठाएगी, ये मैं नहीं कह सकता। मैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को राजनीति कैसे दिखाऊंगा, मेरे को तो, मैं तो उनकी चरण की धूल मैं सर पे लगा लूं तो मेरा जीवन तर हो जाए। लेकिन एज अ भाजपा कार्यकर्ता मैं अपनी भावनाएं आपको बता सकता हूं। और अगर मेरी बातें, मैं जानता हूं ये वीडियो बहुत दूर तक जाएगा, मैं एक बात और जरूर कहूंगा। मैंने कई लोगों से ये बात सुनी है, कई इंटरव्यूज में बात सुनी है कि हमारे जो गृह मंत्री हैं, जिनकी मैं बहुत सम्मान करता हूं मैं, जिनका, माननीय अमित शाह जी, उनके ऑफिस में या उनके निवास पे जहां पे भी वो बैठते उठते हैं, मैंने सुना है वहां 2 लोगों की फोटो हमेशा लगी रहती है, तस्वीरें, एक वीर सावरकर जी की और एक चाणक्य जी की।
तो चाणक्य जी की ही एक क्या कहते हैं नीति आज मैं यहाँ कोट करता हूं कि जो इंसान बहुत तीखे सुर में, मैं जानता हूं मेरा ये इंटरव्यू बहुत तीखे टोन में मैंने आज दिया है, पर जो इंसान तीखे टोन में बात करता है ना, जिसकी वाणी सटीक होती है, उसका दिल हमेशा साफ होता है और वो किसी से छल नहीं कर सकता। जी। मेरी वाणी तीखी है, पर तीखे वाणी की इंसान की किसी से वो छल नहीं करता। ये भी चाणक्य नीति है, ये भी चाणक्य जी की एक नीतियों में से एक नीति है। जी सर, अब मेरा ये आखिरी सवाल आपसे, बस एक छोटा सा सवाल है। आप जो कह रहे हैं कि संजय जोशी जी अगले अध्यक्ष बन सकते हैं, ये आपकी निजी राय है या कोई मतलब ऐसी कोई मीटिंग चल रही है अंदरूनी, कोई चर्चा ऐसी बनी हुई है जिस पर आपको भरोसा लग रहा है? नहीं, देखिए मैंने आपको कहा ना, देखिए मैं तो पार्टी के किसी दायित्व पे हुई नहीं, तो दिल्ली में देखिए मैंने तो आज सुबह को न्यूज में देखा था, आप जैसे आपका यूट्यूब चैनल है वैसे ही एक और यूट्यूब चैनल पे देखा था कि संघ की परम पूजनीय मोहन भागवत जी और उनकी काफी सारे संघ के और बड़े पदाधिकारी नेतागण दिल्ली पहुंच गए हैं। इतना मुझे पता है। अब दिल्ली में किसकी कब बैठक होगी, रोमा जी, इतना मैंने आपको कहा ना, मैं इतना बड़ा, मेरे को इतना बड़ा आदमी आप मत समझिए, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भाजपा का। लेकिन हाँ, अब अध्यक्ष तो बनना ही है। देखिए माननीय संजय जोशी जी को पार्टी किस जगह पे बिठाएगी ये तो पार्टी का फैसला, लेकिन मैंने आपको ये जरूर बता दिया कि जिस जमाने में आईटी सेल नहीं हुआ करता था, सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, कुछ नहीं हुआ करता था, उस समय संगठन महामंत्री संजय जोशी भाई साहब थे और 7 राज्यों में सरकार बनी थी। आगे देखिए, जो लोग मेरा इंटरव्यू अभी देखेंगे वो लोग खुद समझदार हैं। और बाकी मोदी, एक मिनट में बोलूं ना, बाकी माननीय मोदी जी, परम पूज्य भागवत जी, वो भाजपा के शीर्ष नेता हैं, वो संघ के शीर्ष हैं, वो लोग मिलजुल कर कोई सही डिसीजन लेंगे, उसकी चिंता तो मुझे नहीं है। मैं तो जानता हूं सब अच्छा होगा, मंगल होगा, सब अच्छा होगा। सर, नाना करते हुए भी आपने आज हमारे काफी सवालों के जवाब दे दिए। एक्चुअली मैं काफी दिन से प्रोग्राम कर रही हूँ इसी विषय को लेकर, लेकिन जो जानकारी आज हमें हासिल हुई है शायद अभी तक नहीं मिल पाई है, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी आपसे प्रोग्राम में जुड़ेंगे और ऐसे ही कुछ खास जानकारी आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।